Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो आज हमने स्टडी करना है द 4 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल हमने स्टडी किया, 3 सेक्टर मॉडल हमने स्टडी किया, तो आज हमने 4 सेक्टर मॉडल स्टडी करना है। और आप जानते हैं कि 4 सेक्टर मॉडल में हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फिर चौथा वाला जो है वो है एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जब भी पैसा किसी भी सेक्टर में आ जाए तो उस सेक्टर के लिए उस पैसे के आने को या जो अमाउंट होगा उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रसीट्स, और जो पैसा सेक्टर से बाहर निकलेगा तो उसके लिए टर्म हम इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स। ओके, तो जो हमने 4 सेक्टर मॉडल स्टडी करना है, जाहिर सी बात है कि हमने पहले 2 सेक्टर मॉडल स्टडी किया, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के दरमियान किस तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। फिर हमने 3 सेक्टर मॉडल स्टडी किया लास्ट लेक्चर में, तो वो हम यहाँ पे आज रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो चूंकि आपने 3 सेक्टर मॉडल पहले ही स्टडी किया होगा, इसलिए हम स्ट्रेट अवे 4 सेक्टर मॉडल पे चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा छोटे साइज़ में आपके सामने रखा है ताकि हम जो 4th सेक्टर है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो ये आपका 4th सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर, या इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं। अब हमने क्या समझना है? हमने ये समझना है कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसका रिलेशनशिप किस तरह एक्सटर्नल सेक्टर के साथ बनता है, यानी कि फ्लो ऑफ मनी किस तरीके का होता है। इसी तरह जो बिजनेस सेक्टर है इसका रिलेशनशिप जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर के साथ क्या होता है, यानी कि पैसा किस तरह जो है बिजनेस सेक्टर से निकलता है और एक्सटर्नल सेक्टर में जाता है, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर से आता है टू द बिजनेस सेक्टर। तो ये रिलेशनशिप हम गवर्नमेंट के दरमियान भी, बिटवीन द रेस्ट ऑफ द सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी हम स्टडी कर सकते हैं, बट लेट अस कीप इट सिंपल। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है इनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप होता है। तो उसके लिए आपको पहले एक टर्म याद रखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, NTP। ओके, अब नेट ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है? तो पहले जानना होगा ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ट्रांसफ़र पेमेंट होती है अगर एक बंदा दूसरे बंदे को पैसा देगा, ओके, तो वो जो पैसा है उसके बदले में वो ना ही उससे कोई काम मांगेगा ना कोई प्रोडक्ट मांगेगा, यानी कि एक तरफ से ही पैसा देगा किसी वजह से। जैसे कि आप गिफ्ट देते हैं या अपने बच्चे के लिए कोई पेरेंट्स पैसा भेजते हैं, वो किसी और जगह होता है उसके लिए पैसा भेजते हैं, तो ये रही ये दिस इज ट्रांसफ़र पेमेंट। या अगर गवर्नमेंट भी जो है लोगों को पैसे देगा, जैसे कि ओल्ड एज लोग होते हैं, विडोज़ होते हैं, तो उनको पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको भी ट्रांसफ़र पेमेंट कहा जाता है। या अगर बाहर की गवर्नमेंट होगी, फॉर एग्जांपल एक कंट्री में जो है कोई कैलामिटी हो गई, ठीक है, कैलामिटी हो गई, नेचुरल कैलामिटी, तो दूसरी कंट्री उसको एड देती है, पैसा देती है, तो वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट में ही आएगा। तो ट्रांसफ़र पेमेंट हर वो पेमेंट है जहां पे आप पेमेंट तो रिसीव करते हैं लेकिन यहां से जो पेमेंट देने वाला होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो गिफ्ट्स, फॉर एग्जांपल हम ये तस्वीर करेंगे, ये कंट्री ए है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंडियन ऐसे लोग होंगे जो गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे, देंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बाकी दुनिया में जो लोग हैं उनको गिफ्ट्स देते होंगे, या पैसा भेजेंगे वहाँ पे, ट्रांसफ़र पैसा करेंगे क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं या रिश्तेदार वगैरह है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये निकला पैसा इंडिया से और गया बाकी दुनिया में। इसी तरह बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो भी तो इंडिया में बेचते होंगे गिफ्ट्स या ट्रांसफ़र पेमेंट्स वगैरह, तो वो भी बेचते होंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र पेमेंट। अब डिपेंड करता है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट हम किसे कहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि पैसा कितना आ गया एक कंट्री में और कितना बाहर चला गया। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 200 रुपीज़ आ गया और वापस चला गया 150, तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट इज इक्वल टू 50 रुपीज़। अगर इंडिया में वहाँ से पैसा आ गया 150, ओके, और यहाँ से चला गया 200, तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट इज इक्वल टू
-50। तो दिस इज़ व्हाट ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो हमने यहाँ पे आपके लिए ये ग्राफ बनाया है, तो ये देखिए यहाँ पे एरो यहाँ भी है और यहाँ भी है। दैट मीन्स कि ये पैसा उधर को भी जा सकता है, नेट जो हम कहते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, या इधर भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल 50 की भी हमने बात की तो वो इंडिया में आ सकता है 50 रुपी, या फिर इंडिया से निकल के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा सकता है। तो दिस इज नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो पैसे का फ्लो हुआ बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि बाकी जो गवर्नमेंट भी भेज सकती है यहाँ से, लेकिन लेट्स कीप इट सिंपल कि जैसे कि बस हाउस होल्ड सेक्टर वाले ही ये काम कर रहे हैं। तो ये रही बात ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसके अलावा अब इंडिया के लोग जो है वो बाकी दुनिया में काम कर रहे हैं, ओके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और वहाँ से वो भेजते हैं पैसा अपने घर, जिनको आप फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, अब बाहर के लोग भी इंडिया में काम कर रहे हैं और वो यहाँ से पैसा भेजते हैं अपने अपने मुल्कों में। तो कुछ पैसा इंडिया में आ रहा है जो इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ पैसा जो है इंडिया से बाहर निकल रहा है उन लोगों की वजह से जो इंडिया में काम कर रहे हैं और अपने घर को पैसा भेजते हैं। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। अगेन नेट फैक्टर पेमेंट क्या है? नेट फैक्टर पेमेंट है कि पैसा इनफ्लो कितना हुआ, कितना आ गया, और फिर पैसा आउटफ्लो कितना हुआ, ठीक है, या फिर रसीट्स कितने हैं और पेमेंट्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 1000 रुपये आ गया और यहाँ से चला गया 800 रुपीज़, तो नेट फैक्टर पेमेंट बन गया हमारा 200 रुपीज़। अगर ऐसा अब है कि इंडिया से जो है 800 रुपीज़ इंडिया में आ गया, यानी रसीट्स है 800 और पेमेंट है 1000, तो दैट मीन्स कि -200 जो है वो नेट फैक्टर पेमेंट है। ओके, तो उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये है, सॉरी, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, सॉरी, तो इसको हम नेट फैक्टर पेमेंट यहाँ पे है और ये नेट ट्रांसफ़र यहाँ पे है, ठीक है। तो दिस इज़ नेट फैक्टर पेमेंट। अब इसका वैल्यू भी या तो यहाँ को जाएगा या यहाँ को जाएगा। नेट जो अमाउंट होगा उसमें कभी इंडिया बेनिफिशियरी होगा, कभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो ये रही बात नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स की। तो ये रही बात हाउस होल्ड सेक्टर और नेट फैक्टर इनकम की। हाउस होल्ड सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से वाज़ेह हो जाता है। अब देखिए, अब बिजनेस सेक्टर, अब हम देखते हैं कि बिजनेस सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के दरमियान किस तरीका का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर एक्सपोर्ट्स होंगे, यानी कि ये इंडिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, तो जब आपका प्रोडक्ट बाहर जाएगा तो दैट मीन्स कि पैसा आपके कंट्री में आएगा, राइट। कंट्री तो हमारी कंट्री में पैसा आ जाएगा, तो ये इनफ्लो हो जाएगा, यानी कि रसीट्स होंगे, ठीक है, इनफ्लो होगा। तो एट दैट टाइम पैसा हम लिखेंगे, जब एक्सपोर्ट्स हम करेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसको जो है वो दिखाया है। सो इट इज़ हियर, ये देखिए, ये एक्सपोर्ट्स है, पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट्स बिजनेसमैन करते हैं तो इसलिए वो बिजनेस सेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से निकल के हमारी कंट्री में आ रहा है। और इंपोर्ट्स अगर हम करेंगे, अब बाहर से प्रोडक्ट हम अपने जो है मुल्क में लाते हैं, तो दैट मीन्स एट दैट टाइम जो है पैसा जो है, मनी जो है वो बाहर को चला जाएगा, वो बाकी दुनिया में चला जाएगा। तो मनी जो है उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, आउटफ्लो हो जाएगा मनी का, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। सो वी हैव शोन दैट हियर। तो ये देखिए, ये एक्सपोर्ट्स है, पैसा कहाँ आ रहा है, हमारे बिजनेस सेक्टर में, और ये इंपोर्ट्स है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में। तो अब ये चारों चीज़ें हमने क्लियर की। एक तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब क्या है और वो पैसा कहाँ जाता है वो हमने सीखा। नेट फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या है, तो वो पैसा कहाँ जाता है वो भी हमने सीख लिया। फिर एक्सपोर्ट से पैसा कहाँ जाएगा, हमारी कंट्री में आ जाएगा, हमारे बिजनेस सेक्टर में, वो हमने सीख लिया। और इंपोर्ट्स से हमारे जो पैसा जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब हम कहते हैं कि पैसा हमारे कंट्री में आएगा, हमारी कंट्री से बाहर चला जाएगा, तो एट दैट टाइम वी जनरली थिंक ऑफ जिसको आप फॉरेन
एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर ट्रेड जो होता है वो डॉलर्स में हो जाता है, तो डॉलर्स अंदर या तो हमारी कंट्री में आएंगे या हमारी कंट्री से बाहर चले जाएंगे। तो यू शुड कीप दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड। तो जब हम कहते हैं मनी इज फ्लोइंग इन एंड आउट, दैट इज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डॉलर्स और वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपने अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट कंपोनेंट हमारा रहता है वो है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बाहर के लोग जो है ना, इंडिया है, इंडिया इन्वेस्ट करेगा बाकी दुनिया में, ठीक है, और बाकी की दुनिया जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने जब सेक्टर्स हमने डिस्कस किए वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की कि इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो लोग बाहर के होंगे हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे वो खुद आके बिजनेस को संभाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाहर वाले तो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, लेकिन वो किसी फाइनेंशियल जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके ज़रिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन खुद यहाँ बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने स्टॉक्स खरीदे, ठीक है ना, तो पैसा तो यहाँ पे आ गया, इनफ्लो हो गया, लेकिन वो उसको खुद यहाँ आके मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इनफ्लो होता है, इसकी वजह से भी आउटफ्लो होता है, इसकी वजह से रिसीट्स मिलते हैं और पेमेंट्स इसकी वजह से भी होती हैं। तो उस चीज़ को भी हमने याद रखना होता है। अब देखिए अगर हम ये तस्वुर करेंगे कि बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे बाकी दुनिया में, तो दैट मीन्स आउटफ्लो पैसा हो जाएगा, हमारी कंट्री से पैसा निकल के फॉरेन एक्सचेंज निकल के फॉरेन करेंसी निकल के वहाँ पर चली जाएगी। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो दैट मीन्स कि पैसा हमारी कंट्री में आ जाएगा। तो दिस इज इट इज़ लाइक दिस। और कभी कभी गवर्नमेंट्स जो है वो भी ऐसा काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वगैरह, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये तस्वुर करेंगे कि जैसे कि बिजनेसमैन ही ये सब मैनेज कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। तो इसके ज़रिए से भी पैसा जो है वो इनफ्लो हो जाएगा और आउटफ्लो पैसे का इसकी वजह से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो 4 सेक्टर मॉडल हमारा है, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ये कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने बस एक्सटर्नल सेक्टर की रिलेशनशिप जो है वो क्या होती है, ये जो 3 सेक्टर मॉडल हमने पहले ही स्टडी किया था, इसके साथ खास तौर पर हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर की रिलेशनशिप कैसे होती है, कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाता है या फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है, और फिर बिजनेस सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के दरमियान कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होता है। आई होप कि आपने आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।